क्या पढ़े थे लास्ट हम लोग? बताइए लास्ट पॉइंट क्या था? 8 पॉइंट्स लिखवाए थे। अच्छा, तो वो पहला पॉइंट क्या था बताइए? प्रोसेस स्टेट। और 8वां पॉइंट क्या था? लिस्ट ऑफ फाइल्स या फाइल लिस्ट। यहीं तक लिखवाए थे ना? तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ से आगे देखना। 7 टाइप्स लिखवाए थे शायद, समझाए नहीं थे। ठीक है, और कुछ है उसमें? नहीं। आप नहीं आई हैं? मेरे साथ नहीं है या यहाँ पहला दिन है? बीसीए है आपका? कहाँ से? सारला बेला यूनिवर्सिटी से। कंप्लीट हो गया? किस 6th सेमेस्टर में? कौन सा शिफ्ट है आपका, सुबह वाला या शाम वाला? ठीक है। सात तरीके का रजिस्टर बताए थे, जहां याद है पहला रजिस्टर जो था वो डेटा रजिस्टर था, और आखिरी जो था वो क्या था? कंट्रोल रजिस्टर था। यही था ना? अच्छा ठीक है। दो तीन चीजों को कोरिलेट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि मान लीजिए कि प्रोसेसिंग करने के दौरान या प्रोसेसिंग के समय जो हो रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। यानी ऐसा प्रोग्राम जो प्रोसेस हो रहा, जो चल रहा है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब देखिए, दो तीन चीजें थोड़ा सा वापस उल्टा करके पढ़ेंगे, पीछे पढ़ेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये प्रोसेस में है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? प्रोग्राम। आपको हम ये बताए थे कि एक प्रोसेस जो होता है, उस प्रोसेस को हम कई टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, बताए थे। और हर टुकड़ा जो होता है उसको हम लोग यूनाइट करते हैं, यानी जोड़ते हैं, और लास्ट में एक कंप्लीट प्रोसेस बनाकर उसका जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो हम लोग यहाँ बता देते हैं। बताए थे ये वाली चीज। 2 मिनट अब इससे पहले प्रोग्राम में आते हैं। जिस तरीके से एक प्रोसेस को कई टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, ठीक उसी तरीके से एक प्रोग्राम को भी कई टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसका बेहतर समझने के लिए आप लोग कभी C++ में प्रोग्राम लिखे होंगे तो देखे होंगे कि स्टेप दिखाता है, लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। देखे हैं? गौर किए हैं इस चीज को? ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। यानी जब हम लोग प्रोग्राम को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और हर टुकड़ा जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। हर टुकड़ा जो होता है वो क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड। क्या बोलते हैं? थ्रेड। थ्रेड सुने हैं आप लोग? यस नो तो बताइए। कोई ऐसा जो थ्रेड नहीं सुना है, हाथ उठाइए। कोई भी ऐसा हो सकता है। कितने लोग थ्रेड के बारे में जानते हैं, वो हाथ उठाइए। लंबा सा हाथ उठाए थोड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो वापस से देखते हैं, 2 मिनट रिकैपिचुलेट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके थे? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या था? जब कोई प्रोग्राम क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोसेस। प्रोसेस को बाबू हम लोग कई टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और हर टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? सब प्रोसेस। बताए थे यहाँ पर। अब ये प्रोसेस किससे बनता है? तो प्रोग्राम से बनता है। अब इस प्रोग्राम को जब हम टुकड़ों में तोड़ दें
तो वो हर एक टुकड़ा जो कहलाएगा वो क्या कहलाता है? थ्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेड कहलाता है। जरूरत क्यों है इस थ्रेड के बारे में, वो हम लोग जानेंगे। तो पहले एक हेडिंग डालिए, थ्रेड आज का टॉपिक है, लिखेंगे। अच्छा चलिए एक दो चीज यहाँ बता देते हैं आपको, तब लिखेंगे। थ्रेड लिख लीजिए, एक दो चीज समझ सकते हैं हम लोग। अगर आपसे हम ये पूछें कि इसमें कितने थ्रेड्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? पहला। ये क्या हो गया? दूसरा। ये तीसरा। ये चौथा। और ये क्या हो गया? पांचवा। यानी प्रोग्राम को 5 टुकड़ों में तोड़ दिए। कितने थ्रेड्स हो गए? 5। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, हर एक थ्रेड जो होगा वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है। गलत स्पेलिंग लिख दिए। हर एक टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होगा। यानी इसका सोल्यूशन निकलेगा, फिर वो बाहर आएगा, इसका निकलेगा बाहर आएगा, इसका निकलेगा बाहर आएगा, इसका निकलेगा बाहर आएगा, इसका निकलेगा बाहर आएगा। कैसे होगा, फिर कैसे आउटपुट निकलेगा, वो हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे हम यही बता रहे हैं कि हर थ्रेड जो होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? इंडिपेंडेंटली। यानी पहले वाले को दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जब पहले वाले को दूसरे वाले से मतलब नहीं है, तो एक बात लिख सकते हैं यहाँ पे कि दे डू नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। पहला वाला दूसरे वाले से कोई बातचीत नहीं करता, कहीं से आधारित नहीं होता। ये उल्टा है किसका? प्रोसेस का। अगर आपको याद होगा तो प्रोसेस में बताए थे बेटा, हर एक टुकड़ा जो है वो क्या है? पेरेंट चाइल्ड है। हर एक टुकड़ा जो है वो क्या है? पेरेंट चाइल्ड है। और जो पे माफी चाहते हैं, चाइल्ड है, पेरेंट चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड है। हर एक टुकड़ा जो है वो क्या है? चाइल्ड है। और वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? पेरेंट के ऊपर। बताए थे ये वाली कहानी ना। तो उससे डिफरेंट है, क्या है? थ्रेड। प्रोसेस क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे आधारित है। थ्रेड एक दूसरे पे आधारित नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? प्रोसेस से पहले क्या हो जाता है? थ्रेड हो जाता है। थ्रेड कब होता है? जब प्रोग्राम डाला जा रहा होता है या प्रोग्राम लिखा जा रहा होता है। समझ रहे हो? तो इसी पॉइंट को कॉपी पे लिखना है, थ्रेड को। यही 3 पॉइंट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, दे आर इंडिपेंडेंटली शेड्यूल्ड। They are independently scheduled parts of a single program. नेक्स्ट लिखेंगे, they allow certain functions to be executed in a parallel mode. और आखिरी लिखेंगे, आखिरी पॉइंट लिखेंगे, they do not communicate with each other. लिख लिए? यस नो बताइए। क्लियर है यहाँ तक?
आप नए आए हैं, पहला दिन है मेरे साथ, आइए। अच्छा, आप हमसे 2 बार मिल चुके हैं पहले, तो फिर कहाँ चले गए थे आप? बीसी हो गया है आपका? किस ईयर में है? कहाँ से? ठीक है। हाँ, तो जो हम अभी बताए वो लिख लिए आप लोग? ये सोनू बताइए, एक बात बताइए, प्रोसेस जब चल रहा था तो क्या प्रोसेस में ऐसा हो सकता है 2 3 4, ये 4 है, तो चौथे वाला पहला एग्जीक्यूट होके निकल जाए? प्रोसेस जब पढ़ाए थे तो 2 मिनट उसको रिकैपिचुलेट करिए, याद करिए, क्या ये संभव है कि ये जो चौथा वाला है ये पहले एग्जीक्यूट होके निकल जाए? नहीं। बताए थे नई वाली कहानी, हमेशा किस में होता है? सीक्वेंस में। सीक्वेंस में होता है, क्यों? या तो सीक्वेंस यहाँ से इस तरफ हो सकता है या यहाँ से इस तरफ हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि एक सीक्वेंस दूसरे पे क्या है? आधारित। बताए थे। इसका उल्टा होता है बेटा प्रोग्राम में, या इसका उल्टा होता है थ्रेड के साथ। अब यहाँ क्या होता है, 3 4 5 है, ये पांचों जो है वो किस में लगा है? तो पांचों को बोलते हैं स्टैक में लगा है। स्टैक समझते हैं? बताइए स्टैक क्या होता है? स्टैक बताइए कोई भी। जी, ठीक है, और कुछ बता सकते हैं स्टैक के बारे में? लास्ट इन फर्स्ट आउट, और कुछ बताइए। फीफो पे काम करता है। ओवरफ्लो। क्यू जानते हैं आप लोग? क्यू का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन, 1 मिनट समझिए, ये क्यू में खड़े हैं 1 2 3 4 5, फर्स्ट इन, तो निकलेंगे कहाँ से? पीछे से कि आगे से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? फीफो। अच्छा, लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है बेटा वो डीएस का कंडीशन है, यानी डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? डेटा को अरेंज करने का तरीका। यहाँ पे जो डेटा अरेंज है, अगर आप स्टैक नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिएगा, जो थ्रेड होता है या प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में जो डेटा अरेंज होता है वो कैसा अरेंज होता है? तो क्यू के फॉर्म में अरेंज होता है। किस फॉर्म में अरेंज होता है? क्यू। क्यू समझते हैं ना? बोलिए। यस, समझते हैं आप? तो क्यू का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ मजेदार बात यह है कि ना लीफो चलता है ना फीफो चलता है। इस क्यू में यानी इस स्टैक में जिस भी पोर्शन का प्रोसेसिंग जल्दी करना है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, यानी टास्क का प्रायोरिटी देखा जाता है। टास्क का क्या देखा जाता है? प्रायोरिटी। जो सबसे ज्यादा जरूरी टास्क है उसको पहले क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। और जो जरूरी नहीं है वो कहाँ रहेगा? उसी क्यू में रह जाएगा। तो ये करने का काम कौन करता है? ये सेलेक्ट कौन करता है? फर्स्ट है, फर्स्ट वाला पहले एग्जीक्यूट होगा कि लास्ट वाला पहले एग्जीक्यूट होगा? जरूरी कौन है हमारे लिए, कौन सा जरूरी नहीं है हमारे लिए, ये सब डिसाइड करने का काम कौन करता है? हाँ, ये सब डिसाइड करने का काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, आएंगे, बहुत लंबा कहानी नहीं ले जाएंगे, पहले शॉर्ट शॉर्ट में लिखते चलेंगे, ठीक है? तो ये डिसाइड करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो पहले 2 पॉइंट लिख लीजिए कॉपी पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उसी में, threads can be scheduled for execution
threads can be scheduled for execution as per the need of the user, as per the need of the user. नेक्स्ट लिखेंगे threads can be assigned priorities, threads can be assigned priorities, कॉमा डाल के लिखेंगे the higher priority thread, the higher priority thread is put at the front of the queue, is put at the front of the queue. Is put at the front of the queue, is put at the front of the queue. अच्छा आपको बताए थे कॉन्टेक्स्ट स्विच, प्रोसेस स्विच, टास्क स्विच, अरे ये नो बताए थे। तो उसमें क्या होता था, हम लोग एक प्रोसेस से कहाँ जाते थे, दूसरे प्रोसेस में जाते थे, बताए थे ये वाली कहानी। ठीक, अब यहाँ समझिएगा, उसी कॉन्सेप्ट को आप वापस यहाँ पे ले आइए, इसी कॉन्सेप्ट को जो कॉन्टेक्स्ट स्विच पढ़े थे उसी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे ले आइए। तो अभी तक आपको हम क्या बताए कि हमारा एक प्रोग्राम था, कितने टुकड़ों में बढ़ गया, 5 टुकड़ों में बढ़ गया, हर टुकड़ा हमारे लिए क्या हो गया, थ्रेड हो गया। हर थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन जब होता है तो एक दूसरे को किसी से मतलब नहीं होता, यानी वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वेले होते हैं, अपना काम करते हैं, निकल लेते हैं। इसके बाद आपको एक चीज हम और बताएं यहाँ पे कि बेटा हर थ्रेड जो होता है उसकी प्रायोरिटी कौन सेट करता है, यूजर। यूजर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, किसी भी एक ब्लॉक को पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूट करा लेगा, और किसी की जरूरत नहीं है तो उसको लास्ट में एग्जीक्यूट कराएगा। क्यों, क्योंकि सारा डेटा किस फॉर्म में अरेंज होता है, क्यू के फॉर्म में। सारा डेटा किस फॉर्म में अरेंज होता है, क्यू के फॉर्म में होता है। यहाँ तक क्लियर है, यस नो बोलो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक नेक्स्ट पॉइंट यही से समझना। अब यहाँ पर ये क्लियर है तो ये कहता है कि भैया ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा प्रोसेसर है, अब यहाँ प्रोसेसिंग होता है, हाँ? अब पहले वाले टास्क को उठाकर हम कहाँ ले गए, प्रोसेसर में। कहाँ ले गए, प्रोसेसर में। अब समझो, मान लो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये बेकार है, इस टास्क का जरूरत नहीं है फिलहाल, हमको दूसरा टास्क लेकर आना है प्रोसेसर में। तो जो पहला टास्क लाए थे इसको कहाँ लेकर जाओगे अब, वेरी गुड, यही जानना चाहते थे। यानी पहला वाला टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमें लगा कि नहीं, प्रोसेसर को लगता है कि जरूरी काम नहीं है, तो हमको दूसरा वाला क्यू लाना है। तो इसको हम ले आके कहाँ स्टोर कर देंगे, रजिस्टर में। कहाँ पे स्टोर कर देंगे, रजिस्टर में। इससे क्या होगा, प्रोसेसर हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। अब उसके जगह पे जो क्यू में दूसरा डेटा है वो आएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इससे क्या होगा, प्रोसेसिंग फास्ट हो गया। अब आपसे अगर ये पूछे कि चलो ठीक है, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, ये पांचवा वाला एग्जीक्यूशन चल रहा था, पहले वाले को हम लोग कहाँ रख चुके हैं, रजिस्टर में, दूसरे वाले का आउटपुट निकल चुका है। इस केस में अगर वापस से पहले वाले को कॉल करना है तो कहां से कॉल करोगे, डायरेक्टली रजिस्टर से। ये कॉन्सेप्ट कहां यूज होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। कहां पे यूज करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां पे क्या होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा का सारा डेटा किस फॉर्म में लगा होता है, क्यू के फॉर्म में लगा होता है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करके क्या कर देंगे, आउटपुट स्क्रीन पे दिखा देंगे। जो हमारे काम का नहीं है या किसी कारणवश काम का नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग टेम्पोररीली कहाँ पे स्टोर कर देते हैं, रजिस्टर में कर देते हैं। क्लियर है। तो आपसे पूछें कि डज रजिस्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस एंड थ्रेड, तो क्या कहोगे, यस या नो, यस। यानी
थ्रेड में भी और प्रोसेस में भी दोनों जगहों पे रजिस्टर का क्या रोल है, अहम रोल है। क्योंकि कहीं भी टेम्पोररी स्टॉपेज करना होगा या स्टोरेज करना होगा तो वो कौन निभा कर देता है, हमें रजिस्टर देता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसी को कॉपी पे लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप वहां बनाएंगे, द प्रोसेस control block for threads, the process control block for threads is very small, is very small, is very small. लिखोगे इसमें, as the threads only have as the threads only have a stack, a stack, a stack and some registers to manage, 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 and some registers to manage. अब आपके मन में चल रहा होगा कि थ्रेड कितने टाइप का हो सकता है सर। तो ये आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पर डायग्राम वही बताएगा थ्रेड कितने टाइप का हो सकता है। ये मान लेते हैं कि ये प्रोग्राम 1 है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 1 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनिशियल स्टेप में यहाँ लिखा है। अब क्या किए कि हम इस प्रोग्राम 1 को, अब हम क्या किए, इस प्रोग्राम 1 को 2 भाग में बांट दिए या 3 भाग बांट दिए या 4 भी मान सकते हैं, एक से अधिक भागों में बांट दिए। तो हमारे पास पहला पार्ट ये हो गया, सॉरी, दूसरा, सॉरी, तीसरा, चौथा, और एक ये है। इस वाले में खासियत क्या है कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम अनकाउंटेबल नंबर टाइम्स, या कह सकते हो n टाइम्स बांट चुके हैं। कितने टाइम बांट चुके हैं? n टाइम्स। आपके लिए अगर n का भाषा निकालना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस वाले में गौर करोगे तो ये प्रोग्राम जो था वो क्या था, एक सिंगल यूनिट था। ये सुनो, इस वाले में आओगे तो कितना हो गया, 1 2 3 और 4। हाँ, अब मान लेते हैं यहां हमारा प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है मान लो, एक अलग डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रजिस्टर है। आप बताइए इन तीनों डायग्राम में से कौन सा ऐसा प्रोसेस, माफी चाहते हैं, कौन सा ऐसा डायग्राम है जो बताता है कि रजिस्टर का खपत सबसे ज्यादा कब और कहां होगा? रजिस्टर का सबसे ज्यादा यूज कौन से डायग्राम में होगा सबसे ज्यादा? हाँ, एन टाइम्स वाले में। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, मल्टी थ्रेडेड है। ये सुनो, अच्छा, सबसे कम किस में होगा? हाँ, पहले वाले में। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट है, या कह सकते हो कि ये सिंगल यूनिट थ्रेड है, या कह सकते हो कि ये लाइट वेटेड है। ये सुनो, अब दूसरे वाले में आओगे तो यहाँ पर कितना टास्क है हमारे पास, 1 2 3 और 4। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टास्क है वो हमारे पास काउंटेबल है।
जिसको हम फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं। तो जब एक टास्क को या जब एक थ्रेड को आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो, यानी काउंटेबल इंस्ट्रक्शंस आपके पास हो, तो इसको हम लोग कहते हैं टास्क, या इसको कहते हैं मीडियम वेट थ्रेड। नहीं समझ में आ रहा है? अरे यस नो तो बोलो। आ रहा है? क्या बताएं, प्रोग्राम था, जब वो सिंगल यूनिट था तो हम मान लिए कि वो क्या है, थ्रेड है। क्यों? क्योंकि वो एक ही यूनिट था। अब यहाँ पे क्या था, उसी को हम तोड़ दिए 4 पार्ट में। तो जब 4 पार्ट में तोड़े तो उसको हम उंगली पे गिन सकते थे, तो वो क्या कहलाया, काउंटेबल नंबर ऑफ टाइम्स है। और उसको हम लोग नाम क्या दे दिए, टास्क। टास्क को दूसरी भाषा में क्या जानते हैं, मीडियम वेट थ्रेड। और जब एक प्रोग्राम को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हम तोड़ दें तो वो क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम या मल्टी थ्रेडेड टास्क। समझ रहे हो मेरी बात? अरे ये सुनो, अब आपसे ये पूछें कि सबसे ज्यादा प्रोसेसर की आवश्यकता किसमें होगी, तो क्या कहोगे? हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्स हाई प्रोसेसर। ये सुनो, सबसे कम प्रोसेसर की आवश्यकता किसमें है, फर्स्ट। तो ये सिंगल वाला प्रोसेसर। समझ गए? तो आपसे यही पूछा जाता है एग्जाम में कि भैया थ्रेड कितने टाइप का होता है, तो आप यहीं से बता सकते हो कि 3 टाइप का होता है। लाइट वेटेड, दूसरा क्या हो गया, टास्क, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, मीडियम वेटेड थ्रेड, और लास्ट में क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड। अब इसमें पूछता है कि भैया सबसे ज्यादा प्रोसेसर की आवश्यकता किसमें होती है, तो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर में आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा रजिस्टर की आवश्यकता किसको होगी, तो मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम को या प्रोसेस को, जो भी बोलो, उसको रजिस्टर की आवश्यकता ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्लियर है सबको? अब इसी को हम लोग ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी इसी डायग्राम को हम लोग ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्स। ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्स। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, तो पहला ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो गया, थ्रेड। दूसरा क्या हो गया, टास्क। तीसरा क्या हो गया, मल्टी थ्रेड। तो भैया अगर ये आएगा तो कितना रिसोर्स चाहिए, अगर ये आएगा तो कितना रिसोर्स चाहिए, ये आएगा तो कितना रिसोर्स चाहिए, ये हमको जानना है। तो जो रिसोर्स चाहिए वो भी हम यहाँ लिख चुके हैं, इसी को आप यहाँ पे कॉपी पे एक लाइन में लिख लीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस, आ रहा है समझ में सबको? कुछ लोग सो गए हैं एकदम, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग हमको देखने के बजाय इधर ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग इधर देखने के बजाय उधर ध्यान दे रहे हैं। तो हम पे भी ध्यान दीजिए। हम मानते हैं एक ही जैकेट हम पहन के रोज आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप कंटेंट नहीं देखेंगे। टीचर्स के साथ बहुत दिक्कत है, सतरंगी अगर वो पहन के चला जाए कॉलेज में, तो उसका वीसी जो होता है या एचओडी होता है बोलता है क्या सर क्या पहन के आए। तो हम टीचर्स जो होते हैं ना, गिन के 3-4 कपड़ा रख लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। हो सकता है आपके कॉलेज में सतरंगी अलाउड होगा, हमारे यहाँ नहीं है। एक दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ एक मैडम थी, इंद्रधनुष के रंग में बाल रंग ली, तो उनको घर भेज दिया गया। उनसे हमारे एचओडी सर कहे कि सर मैडम देखिए बहुत लाइट रेडिएट हो रहा है आपसे, तो इसको आप सही करा के आइए। तो बहुत समस्या है। यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ बाहर बताएंगे, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, ऑब्जेक्ट और रिसोर्स के नाम से। अच्छा एक बात और है, हम आपसे कह रहे हैं हमेशा आप लोग बोलते रहिए, क्योंकि आप लोग नहीं बोलते हैं तो हमें नींद आती है, क्योंकि हम आते सीधे अपने कॉलेज से, और हम आप लोगों से आधे घंटे 45 मिनट पहले आ जाते हैं। तो हम यहाँ लॉबी में बैठ के सो रहे होते हैं, तो आने से पहले मुंह धो के चले आते हैं, और यहाँ आते हैं तो आप लोग हमसे भी ज़्यादा सुस्त रहते हैं, जैसे मानो कि आपको मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया गया है, अब कुछ बचा नहीं है आपके अंदर। मौसम दोष है? ये तो हम पहली बार इस दोष के बारे में सुन रहे हैं। आप लोग सुबह कितने बजे आते हैं? अभी आ ही रहे हैं, तो सुबह वाले बैचेस को नहीं अटेंड करते हैं? करते होंगे बहुत लोग। अरे यस नो तो बोलिए। नहीं,
कुछ लोग गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते कि वो पहले हमसे मिले हैं कि नहीं मिले। तो आपसे कहेंगे कंटिन्यू रहिए तो अच्छा लगेगा, और हमसे बात करिएगा तो और अच्छा लगेगा। जब बगल में दो लोग आपस में बात करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत कमजोरी है, हम सुनने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। जैसे गाँव वाँव में देखोगे चाची वाची लोग होती है ना, बहुत ध्यान देती है का बतिया रही है फलनिया, तो वो टेंडेंसी हमारे अंदर भी है। ठीक है, तो बोलिए कम से कम कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया। हमें लगता है कॉलेज में अगर खड़े होते हैं तो डर होता है इंटरनल काट देंगे, होता होगा ना, या डांट देंगे, या हो सकता है कि नहीं भैया हमारे रिश्तेदार बैठे हैं अगल बगल में, या हो सकता है फ्यूचरिस्टिक रिश्तेदार बैठे हैं अगल बगल, तो उस बात का भी चिंता होता है। लेकिन हमें लगता है यहाँ इंस्टीट्यूशंस में ये नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कम से कम बोलना सीखिए। और अगर आपको लगता है कि यहाँ भी कोई रिश्तेदार है तो आप उस रिश्तेदार का या तो बैच बदल दीजिए या अपना बैच बदल दीजिए। इससे क्या होगा, कम से कम आप हमसे बोल पाएंगे बेहिचक। नहीं तो लड़का शर्मा रहा होता, कैसे बोले, बगल में सासू माँ बैठी हैं हमारी, लड़की परेशान, ननद बैठी हैं बगल में। दिस शुड बी अवॉइडेड, दिस शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो यही हमको अब लिखना है। तो मैं, हाँ रिश्तेदार, ये भी बहुत अच्छा सोल्यूशन था कि रिश्तेदार बदल देगी। अरे ये तो आइडिया मेरे में आया ही नहीं। वाह, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा नए दिमाग से मिलना चाहिए। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। हम एक सोल्यूशन ये भी ले आएंगे अब। वेल तो देखो, थ्रेड को हम लोग कितने तरीके से डिवाइड करेंगे, 3 तरीके से। तो उसी को कहाँ लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट में। और किसको कितना रिसोर्स चाहिए बताए थे उसको लिखना है। तो लिखोगे ऑब्जेक्ट हेडिंग डालो थ्रेड, ये लिखो पहला थ्रेड जो होता है लाइट वेटेड या लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिख लो क्या क्या चाहिए। तो इसको एक चाहिए स्टैक, स्टैक चाहिए जहां पे ये अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो पहला लिखोगे रिसोर्स में स्टैक। भैया अगर ये थ्रेड है तो इसको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, सीपीयू से टाइम मिलेगा। तो लिखो सीपीयू टाइम। और भैया सीपीयू किसी को टाइम देता है तो मान के चलता है कि मेरा टाइम किसी और के लिए बना है, तो ये तीसरा चीज इसको ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा, वो क्या होगा, रजिस्टर। तो ये 3 चीज इसको मिलेगा ही मिलेगा, स्टैक, सीपीयू टाइम, रजिस्टर। लिख लिए। नेक्स्ट लगाएंगे आप सॉरी टास्क, टास्क, या उसको बोल सकते हैं हम लोग, खाली टास्क लिखो, मीडियम मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। खाली टास्क लिखो। टास्क में लिखोगे मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड्स, या ऐसे लिखो बाबू, यहां लिखो 1 और मल्टीपल थ्रेड्स, 1 और मल्टीपल थ्रेड्स, 1 और मल्टीपल थ्रेड्स। थ्रेड्स होगा तो वहां ऑटोमेटिकली क्या आएगा, सीपीयू टाइम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, रिसोर्स में क्या चाहिए उसको, सीपीयू टाइम। सीपीयू टाइम जिसको मिलेगा तो फिर उसको क्या चाहिए होगा, रजिस्टर। तो रजिस्टर लिख लीजिए, लिख लिए। अच्छा, सीपीयू टाइम और रजिस्टर लिख लिए। तो जब आपको बताए कि बाबू एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफर करता है, जैसे मान लो ये क्या था, प्रोसेसर, यहाँ हम लोग क्या मान लिए कि ये प्रोसेसर है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा, वापस जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीबी। पीसीबी पढ़ाए हैं, स्विच कॉन्टेक्स्ट पढ़ाए हैं, हाँ नहीं नहीं वो अलग बात है। तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, स्विच कॉन्टेक्स्ट पढ़ाए हैं ना, अरे ये सर नो। तो स्विच कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया था कि प्रोसेसर में आएगा, फिर प्रोसेसर से कहाँ जाएगा, वापस जाएगा। तो टास्क में एक नई चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या है, स्विच कॉन्टेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट वहां लिख लीजिए कॉमा डाल के, स्विच कॉन्टेक्स्ट, स्विच कॉन्टेक्स्ट, स्विच कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट लिखोगे मल्टी थ्रेडेड टास्क, मल्टी थ्रेडेड टास्क। नेक्स्ट पॉइंट होगा तीसरा वाला जो होगा वो होगा मल्टी थ्रेडेड टास्क। तीसरा जो होगा हमारे पास वो होगा मल्टी थ्रेडेड टास्क।
मल्टी थ्रेडेड टास्क, उसमें लिख लेना n नंबर ऑफ थ्रेड्स, n नंबर ऑफ थ्रेड्स, n नंबर ऑफ थ्रेड्स, पीसीबी तो होगा ही, तो पीसीबी लिख लो, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक कह सकते हैं उसको, या कंटेक्स्ट स्विच बोलते हैं, पीसीबी कॉमा मेमोरी एसेट्रा। क्लियर है? लिख लिए सब लोग? अरे यस नो बोलिए। अब देखिए होता क्या है, हम लोग मल्टी थ्रेडेड के बारे में ही बात करते हैं, बाकी हमारे किसी काम का नहीं है। अब हमारे पास मान लीजिए मल्टी थ्रेडेड टास्क पड़ा हुआ है, इस टास्क के साथ समस्या क्या हो सकती है, या इस टास्क से फायदा क्या हो सकता है, वो हमें जानना है। तो आपको पहली बात हम बताए कि आज के ज़माने में आप और हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो किसको यूज़ करता है, मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो क्यों भैया, ये हमें देता है RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ समस्या ये आती है कि हमारे लिए ये मल्टी थ्रेडेड काम करेगा कौन, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, शेड्यूलर्स। किसका यूज करते हैं, शेड्यूलर्स। और शेड्यूलर क्या होता है, अब तो पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, शेड्यूलर। लिखोगे इसमें आप, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम दैट सेलेक्ट्स द नेक्स्ट जॉब to be admitted for execution, admitted for execution, to be admitted for execution। लिख लिए, कौन सा काम एग्जीक्यूशन के लिए डालना है वो देखना होता है। अब देखो शेड्यूलर जो होता है वो तीन तरीके का होता है, शॉर्टर, लॉन्गर एंड मीडियम शेड्यूलर्स, वो हम लोग जानेंगे। इन सब के अलावा जब शेड्यूलर हम लोग यूज करते हैं तो दो तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो हम दो बेसिकली, या पहले कहो एक बेसिकली बात करेंगे, जो पहले दिन से बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रूपुट। क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रूपुट। जरा हमें बताएं कितने लोग थ्रूपुट के बारे में जानते हैं, हाथ उठाइए। थ्रूपुट के बारे में कितना, जरा लंबा हाथ उठाइए देख पाए। हम पढ़ाए थे इसी क्लास में थ्रूपुट के बारे में, शायद दूसरा लेक्चर था या तीसरा लेक्चर। द टर्न अराउंड टाइम बताए थे, द टर्न अराउंड टाइम इज नोन एज व्हाट, थ्रूपुट, बताए थे ये वाली कहानी। तो देखिए जब हम लोग शेड्यूलर का यूज कर रहे हैं, मेरी बात समझिए, शेड्यूलर कितने तरीके का हो गया, तीन तरीके का। कौन कौन सा होता है भूल जाइए, नहीं याद है तो बेटा शेड्यूलर यूज करते वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी होती है थ्रूपुट पे ध्यान रखना है। थ्रूपुट का मतलब क्या हो गया, कम समय में हमारा काम क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शेड्यूलर एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शेड्यूलर एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। शेड्यूलर एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। एल्गोरिदम्स पढ़े हैं आप लोग, प्रीएम्प्टिव सुने हैं, बताइए प्रीएम्प्टिव क्या होता है। जहां पे, जहां प्रायोरिटी आ जाता है, मैडम का कहना है। अच्छा तो होता तो दो तरीके का है ये शेड्यूलर एल्गोरिदम्स, तो एक तो हम बता दिए प्रीएम्प्टिव होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। वेरी गुड। तो चलिए हम आप ही की भाषा समझते हैं और लिख देते हैं कि पहला हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरा क्या हो गया, प्रीएम्प्टिव। अब हमें आप बताएं कि भैया ये प्रीएम्प्टिव एल्गो क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गो क्या होता है, और कौन कौन से एल्गो को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं पढ़े हैं तो मतलब बेसिक्स कॉलेज में, तो हम बताएंगे पूरा डिटेल में।
हम जानना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, एल्गोरिदम, इसीलिए आपसे जानना चाहते हैं एक ओवरव्यू कि आप हमें बताइए नॉन प्रीएम्प्टिव कौन कौन सा होता है। राउंड रॉबिन सुने हैं, हम ही बताए थे, तो वो क्या होगा, प्रीएम्प्टिव कि नॉन प्रीएम्प्टिव? ठीक है, समझ गए, हमको ये बेसिक बताना पड़ेगा। पहले ये शेड्यूलर के बारे में लिख लीजिए, फिर हम बताएंगे। लिखिएगा, शेड्यूलर लिखवा दिए थे, तो नेक्स्ट लिखिएगा टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। पहला जो होता है उसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। पहला जो होता है उसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। दूसरा कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और तीसरा कहते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट, तीन तरीके का लिखे आप लोग। पहला क्या लिखे, शॉर्ट टर्म, दूसरा क्या लिखे, लॉन्ग टर्म, और तीसरा क्या लिखे, मीडियम टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट पॉइंट आप वहीं पे लिख सकते हैं, एक नेक्स्ट हेडिंग डाल के। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताए कि शेड्यूल करने का काम जो होता है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। किस चीज को देखते हुए कि कौन सा टास्क ज्यादा प्रायोरिटी वाला है। On the basis of priority, CPU decides what has to be processed, when to processed and how to be processed। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोसेस शेड्यूलिंग। डिसाइड करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको जान जाएंगे तो एल्गो समझ में आएगा। प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग लिखेंगे, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज डन टू गेट, इट इज डन टू गेट high throughput, it is done to get high throughput and increase the CPU utilization, and increase the CPU utilization। increase the CPU utilization। नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहे थे थ्रूपुट के बारे में, एक बार लिखवा चुके हैं लेकिन फिर से लिखवा दे रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए थ्रूपुट। the amount of work accomplished, यानी पूरा किया गया, the amount of work accomplished in a given interval of time, in a given interval of time is known as throughput, is known as throughput, is known as throughput, is known as throughput। लिख लिए, लिख लिए ना। अब देखिए, आपको थोड़ी देर पहले हम यहाँ क्या बता रहे थे कि ये शेड्यूलिंग करने का काम किसका होता है, किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बाबू ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा तो कुछ सोच समझ के ना करेगा। अरे यस सुनो, आप यहाँ पढ़ने आए होंगे तो कुछ सोच समझ के आए होंगे। हाँ, हो सकता है अपने मन से आए हो, कोई जबरदस्ती भेजा हो, कोई लेकर आया हो, या रिश्तेदार आए हो। हाँ, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे चलो घर में सोने से अच्छा यहीं सो जाते हैं। ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो गर्मी के मौसम में लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं? गर्मी का मौसम आएगा तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे। अरे हम भी उसी में से हैं भैया। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण टाइम पटना के गलियों में बिताए हैं तैयारी करते हुए। हाँ, और वहाँ पे दिक्कत क्या होती थी ना, जब हम रहते थे तो वहाँ PMCH है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके सामने गली था, उसी गली में रहते थे। तो हम लोग रहते थे प्राइवेट हॉस्टल्स में, तो छोटा सा रूम मिलता था, और वहाँ पे रहने पे क्या होता था ना कि गर्मी बहुत लगती थी।
तो हम लोग के टाइम फ्रैंकली स्पीकिंग आज से 5-7 साल पहले लाइब्रेरी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, मॉल्स में चले जाते थे या दुकान चले जाते थे, या वो भी टाइम नहीं मिलता था तो पीएमसीएच बड़ा अच्छा अस्पताल था, ठंड वहां बहुत लगती थी क्योंकि पेड़ वेड़ था, हम लोग उस पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले हम बात करें तो मैं अपने जीवन का 2 साल बिताए हैं एनआईटी पटना के लिए। अपने जीवन का 2 साल हम बिताए एनआईटी पटना के लिए। तो जब एनआईटी पटना गए तो हम वहाँ पे जब देखे, अभी कुछ दिन पहले 1 साल पहले की बात है, तो हम वहाँ देखे कि वहाँ लाइब्रेरी का कल्चर आ गया था। तो हम बच्चों से पूछते थे कि दोपहर में कहाँ जाते हो, बोलते लाइब्रेरी। का है सर, बहुत गर्मी लगता है, तो वहाँ एसी चल रहा होता है। तो ऐसा कोई बैठा होगा यहाँ पे, सोच के आया होगा गर्मी में कि एसी का मजा लेंगे, फिर सर्दी आ गई होगी तो ड्रॉप कर दिया होगा। ऐसा कोई है नहीं। क्या, तो जैसे आप यहाँ पर आए होंगे तो किसी मकसद से आए होंगे, किसी इंटेंशन से आए होंगे। ठीक उसी तरीके से जब एक शेड्यूलर एल्गोरिदम रन कर रहा होता है तो वो भी कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए करता है। जैसे अभी एक बच्चे बताए हमें यहाँ पर कि सर क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या एक मैडम बताया कि सर लास्ट इन फर्स्ट आउट भी होता है। आपको अगली क्लास में जब हम एल्गोरिदम का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे तो बताएंगे राउंड रोबिन टेक्निक भी होता है। सुने होंगे आप लोग इसके बारे में, या सुनेंगे नहीं तो हम बताएंगे होता क्या। बहुत सारे एल्गोरिदम की बात करेंगे। अभी हम प्रीएम्प्टिव और एम्प्टिव की बात कर रहे थे। तो भैया ये डिसाइड करेगा कि कौन सा टास्क हाई प्रायोरिटी वाला है, कौन सा लो प्रायोरिटी वाला है। ये डिसाइड करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम तो कर देता है, लेकिन करते वक्त उन किन चीजों का ध्यान रखता है। एग्जाम्पल समझना, मान लो ये सड़क है, अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो नहीं तो गलत है ना, सड़क तो ऐसा होता नहीं। मान लो ये सड़क है, ये क्रॉस रोड बन रहा है यहाँ पे, मतलब इसको बोलते हैं चौराहा हिंदी में, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहां से एक एम्बुलेंस वाला है फंसा पड़ा है, हा? और यहाँ पे आपका रेड लाइट है 25 सेकेंड वाला लगा पड़ा है, ठीक है। और आजकल तो एक नया सिस्टम चल रहा है कि भैया यहाँ पर हमारा मान लीजिए कोई वीआईपी का जा रहा है रास्ता, कैवलकेट जा रहा है, तो वन वे चलता है। तो मान लो होता क्या है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला या ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, वो देखता है कि अच्छा अभी वीआईपी का थोड़ा सा दूरी पे है और यहाँ एम्बुलेंस फंसा पड़ा है, तो अगर 20 सेकंड के लिए खोल दिया जाए तो इसका जीवन बच जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और फिर वापस से इसको जाने दे सकते हैं। यानी वो क्या देख रहा है कि एक कम टाइम में कितना थ्रूपुट हो सकता है। यस और नो, थ्रूपुट का मतलब क्या होगा, कितना काम हो सकता है। तो पहला काम क्या निकल कर आया, थ्रूपुट चेक किया। दूसरा, वो देखा कि उतने देर में हमारे सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना हो गया, यानी हमारे रोड का यूटिलाइजेशन कितना हो गया। यस और नो। तीसरा, वो और क्या देख सकता है, तो वो देख सकता है कि भैया वेटिंग टाइम कितना है दोनों का, कितने देर हमें वेट कराना पड़ रहा होता है। चौथा, वो ये देख सकता है कि कितने देर में हम किसी की जान बचा सकते हैं, यानी रेस्पॉन्स टाइम क्या हो सकता है। तो 4 फैक्टर तो आप यहीं पे समझ गए। पांचवा एक और फैक्टर है जो मुझे समझाना है, जो इस डायग्राम से आपको नहीं समझा पाएंगे। तो कभी भी बेटा एक एल्गोरिथम या एल्गो प्रोग्राम को या प्रोसेस को या थ्रेड को शेड्यूल करता है तो वो 5 फैक्टर्स का ध्यान रखता है। पहला फैक्टर क्या हो गया, थ्रूपुट, जो कितने कम टाइम में उसको बाहर निकाल देगा। दूसरा क्या ध्यान रखता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन। तीसरा क्या ध्यान रखता है, वेटिंग टाइम, किसी और को कितने देर के लिए वेट करना पड़ेगा। रेस्पॉन्स टाइम, यानी अगर किसी हार्डवेयर को भेजना है या किसी सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी है तो उसमें कितना टाइम हमें लगेगा। और एक पांचवा टेक्निक जो होता है उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग राउंड अबाउट टाइम। सुने हैं राउंड अबाउट टाइम के बारे में, कितने लोग जानते हैं राउंड अबाउट टाइम के बारे में। राउंड अबाउट टाइम कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, हाथ उठाइए, एक आदमी। कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ,
हाँ, यानी एक फिक्स टाइम में पूरा हो गया तो दोबारा रिबाउंड कब हो सकता है, यानी दोबारा कब चालू कर सकते हैं। खैर, तो ठीक है, ये वाला हम समझ गए, ये हमको बताना है, तो ये हम लोग फिलहाल बाद में समझेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं आपका। तो फिलहाल आपको समझना है कि जब बेटा एक एल्गोरिदम या शेड्यूलर या शेड्यूल करने वाला एल्गोरिदम जब किसी थ्रेड को शेड्यूल कर रहा होता है तो कितने चीजों का ध्यान रखता है? 5 चीजों का। पहला क्या हो गया? थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब समझ गए आप लोग? अरे यश में बोलिए। दूसरा किसका ध्यान रखता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन। तीसरा किसका ध्यान रखेगा? वेटिंग। वेटिंग मतलब अगले थ्रेड का वेटिंग। चौथा क्या रखेगा? रेस्पॉन्स टाइम। और पांचवा क्या होगा? राउंड अबाउट टाइम। राउंड अबाउट टाइम क्या है ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना पॉइंट हमें कॉपी पे लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, द फॉलोइंग आर द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। The following are the scheduling criteria for an algorithm. Following are the scheduling criteria for an algorithm. पहला लिखोगे CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन। दूसरा लिखेंगे थ्रूपुट। थ्रूपुट। तीसरा लिखेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जिसको हम लोग राउंड अबाउट टाइम लिखे हैं उसको आप लोग टर्न अराउंड टाइम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, कितने हो गए? वेटिंग। वेटिंग। और लास्ट में क्या लिखेंगे आप? रेस्पॉन्स टाइम। वेटिंग के बाद क्या लिखेंगे? रेस्पॉन्स टाइम। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अच्छा, एक चीज आपको बताए थे कि शेड्यूलर 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखे, लिखे हैं कॉपी पे? नहीं लिखे। तो उसको भी स्टार बना दीजिए, अगली क्लास में वो दोनों टॉपिक देखेंगे, तब आगे एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? ठीक है, थैंक यू।